बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। किताब के एतबार से चैप्टर नंबर 2 कह लें, और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से देखें तो चैप्टर नंबर 1 बन गया कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेटली है। हमने इसके अंदर अभी तक जो बातें समझी हैं, हमने अंडरस्टैंड किया है कि ऑफरर कौन है, ऑफरी कौन है, प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर what are the essentials of valid offer and what are the essentials of valid acceptance। ये कुछ बुनियादी सी बातें हमने डिस्कस की हैं। आज अगर हम थोड़ा आगे चलें तो हमने एक बात पढ़नी है कि when communication complete, communication of proposal। जी 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 ठीक है। हाँ, ये असल में हम एक ख़ास एंगल से गुफ्तगू हो रही है, ठीक है ना। यानी वहाँ सिर्फ समझाया ये जा रहा है कि असल में तो ये प्रपोजल कहलाना चाहिए टेक्निकली, लेकिन वहाँ लॉ ये बता रहा है कि अगर ये दो चीज़ें हो गई हैं तो ये अगर एग्रीमेंट हो भी गया है तो कौन सी नेचर का है, डोमेस्टिक नेचर का है, सोशल नेचर का है या रिलीजियस नेचर का, इस सेंस में वो बात लिखी हुई है, ठीक है ना। अच्छा जी, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, हमने कहा जी प्रपोजल कम्युनिकेट होनी चाहिए, फिर हमने कहा एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर प्रपोजल कम्युनिकेट नहीं हुई और सामने वाले ने एक्सेप्टेंस कर ली तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक्सेप्टेंस आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल होनी चाहिए। मेरे पास प्रपोजल आया है, फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं और मेरी ये एक्सेप्टेंस आप तक कम्युनिकेट हो गई है, तब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेट होने की एक बड़ी अहमियत है। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको एक जरा फ्लो चार्ट से समझते हैं। प्रपोजल कब कम्युनिकेट हो जाती है, ठीक है ना। When it comes to the knowledge of the person to whom it is made, यानी जब ये उस बंदे तक पहुंच जाए जिसके लिए हमने प्रपोजल दिया, ठीक है ना। When it comes to the knowledge of the person to whom it is made। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, तो कहता है एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के ना दो रुख हैं। एक रुख है प्रपोजर के एंगल से देखी जाए बात, और दूसरा रुख है जिसको दी गई है एक्सेप्टेंस के एंगल से देखी जाए, यानी दो लोगों के एंगल से देखी जाए। प्रपोजर कौन था, जिसने ऑफर करवाई थी। When it is put in a course of transmission to him so as to be out of power of acceptor। क्या मतलब हुआ, अभी जहन में आप ऐसे रखें कि जैसे हमने ये प्रपोजल थ्रू लेटर भेजी थी एक बंदे को, हमने कहा विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। उसने मशवरा किया, उसने कहा हाँ यार मैं तो खरीदना चाहता हूँ। उसने रिप्लाई में जो लिखा कि यस आई एम विलिंग टू परचेज यूर हाउस फॉर ₹10 मिलियन, ये उसने लेटर लिखा। लेटर लिखकर अपने पास ही रखा हुआ है, एग्रीमेंट नहीं हुआ अभी। लेटर लिखकर वो पोस्ट ऑफिस चला गया और उसने पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट कर दिया। अब इसके कंट्रोल से ये लेटर क्या हो गया है, बाहर हो गया है। पढ़ते हैं, व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, पुट इन अ कोर्स ऑफ transmission to him so as to be out of power of acceptor के हाथ से निकल गई बात। तो प्रपोजर के एंगल से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। आपने एक ऑफर दी थी, सामने वाले ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करके उसको ट्रांसमिशन में डाल दिया है, इस बंदे के एंगल से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको जरा थोड़ा सा और देखूंगा, फिर आपको समझ आएगी।
एक आ गया एक्सेप्टर के एंगल से भी क्या बात मुकम्मल हो गई है। एक्सेप्टर के पास प्रपोजल आई थी, उसने प्रपोजल एक्सेप्ट करके साइन करके लेटर डाल दिया पोस्ट बॉक्स ऑफिस में। क्या ये बात कंप्लीट हो गई है? इसके एंगल से कंप्लीट हो गई है? तो कहते नहीं नहीं, आपके एंगल से भी कंप्लीट नहीं। कंप्लीट ना होने का मतलब क्या है? क्या, दोबारा देखें, क्या ये बंदा, इसने लेटर लिखा, एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर दिए, पोस्ट ऑफिस में डाल दिए, पुराने तरीके पर को ज्यूम करें, पोस्ट ऑफिस 3 दिन बाद लेटर पहुंचेगा। क्या इस 3 दिन से पहले ये कहो यार मैंने तो घर नहीं खरीदना था यार, मैं तो गलत कर बैठा हूं, क्या ये अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकता है? ये वाला जो पॉइंट है ना, क्या ये बंदा अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकता है? अगर कर सकता है तो इसका मतलब है अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, और अगर नहीं कर सकता तो फिर काम मुकम्मल हो गया है। अब ऐसे समझें, क्या जिस बंदे ने लेटर लिखा था विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, लेटर अगले के पास पहुंच गया, अगले ने देखा कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना, अगर उसका पीछे से घर बेचने का इरादा चेंज हो जाए तो फौरन उसको फोन कर दे कि यार भाई मैंने घर नहीं बेचना, कर सकता है ना ऐसे? अच्छा जी, चलें इस बात को भी रीड से पहले मैं एक और एंगल इसको देता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छी बात समझ आएगी। देखिए जरा एग्जाम्पल को थोड़ा सा टेंजेबल कर लेते हैं। वही मिस्टर ए ने एक खत लिखा, किसको? मिस्टर बी को, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। लेकिन किस तारीख को खत लिखा? 15 जनवरी 2021 को, बाई लेटर। लेटर पोस्ट कर दिया, लेटर पहुंचा मिस्टर बी के पास किस डेट को? 18 जनवरी 2021 को। अब मिस्टर बी ने लेटर खोला, पढ़ा, मशवरा किया, एक आध दिन लगा, इसने जवाबी खत लिखा 20 जनवरी को और पोस्ट कर दिया। तो मिस्टर ए के पास ये खत पहुंचा 25 जनवरी को। ऐसे मैंने कुछ डेट्स डाल दी हैं ताकि अब हम बात को टेंजेबल कर सकें। अब जरा 1 बाय 1 कुछ बातें करते हैं। मिस्टर ए अपनी ऑफर कब तक विड्रॉ कर सकता है कि भाई मैंने घर नहीं बेचना? कब तक? हाँ, 18 से पहले पहले कि 20 को खत पोस्ट करने से पहले पहले? 20 को खत पोस्ट करने से पहले पहले। बिफोर एक्सेप्टिंग वो किसी भी वक्त उसको फोन करे, कोई भी मीन यूज करे और उसको बता दे कि यार हमारा इरादा बदल गया भाई, हमने घर नहीं बेचना। ओके, डन। इसका मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कब तक की जा, विड्रॉ की जा, कम्युनिकेट कब हुई? 18 को। और विड्रॉ कब तक हो सकती है? खत पोस्ट करने से पहले पहले लम्हे तक। ये तो किसके एंगल से हो गया? प्रपोजर के एंगल से। ये प्रपोजर था ना, ऑफरर, प्रपोजर। अब आते हैं एक्सेप्टर के एंगल से बात करते हैं। एक्सेप्टर के पास खत पहुंचा 18 तारीख को, इसने मशवरा किया, 20 को इसने एक्सेप्ट की प्रपोजल, साइन किए और लेटर बॉक्स में डाल दिए। बस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खत्म हो गई कहानी कि नहीं खत्म हुई? तो लॉ कहता है नहीं नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई है। ये बंदा अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है इस तक पहुंचने से पहले पहले। हत्ता कि इसने लेटर एक्सेप्ट के साइन करके स्टैम्प करके बॉक्स में डाल दिया, लेकिन अभी उस तक पहुंचा नहीं है। इसको 21 तारीख को याद आया कि यार ये तो हमने घर महंगा खरीद लिया है, ये तो नहीं हमें खरीदना चाहिए था। तो ये फौरन एक और खत लिखे, लेकिन बस कोशिश ये करे, कोशिश नहीं, ज़रूरी है कि इसको विड्रॉ करने वाली बात इसके पहुंचने से पहले इस तक पहुंच जाए। मसलन अब उसे फ़ोन करके कह दे कि भाई मैंने लेटर तो वैसे आपको लिखा था एक्सेप्टेंस का, लेकिन यार हमारा इरादा बदल गया है, हमने घर नहीं खरीदना। He can withdraw his acceptance before
इट इज कम्युनिकेटिंग टू ऑफरर। कुछ बात समझ आई है? यही बात यहां लिखी नजर आएगी। एक्सेप्टर कब तक विड्रॉ कर सकता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। इससे पहले पहले विड्रॉ कर ले। प्रपोजर ऑप्शन कब तक विड्रॉ कर सकता है? व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जब तक वो इसको भेज ना दिया जाए, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। इसका मतलब है अगर तो डाक की बात हो रही है तो डाक खाने में कोरियर वाले को पकड़ाने से पहले पहले तक अगर ये चाहता है तो उसको फोन कर दे, किसी मीन से बता दे कि यार हमने अपनी ऑफर क्या कर दी है, विड्रॉ कर ली। यहां मैंने प्रपोजर एंड एक्सेप्टेंस के एंगल से इसको बनाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। फिर हमने कहा कि अच्छा यार बच्चे को पता नहीं प्रपोजर और ये नाम अच्छी तरह ना समझ आ रहे हो अभी, तो हमने इसको फ्लो चार्ट को दोबारा डिजाइन किया और नाम लिख दिए पार्टियों के। क्या लिखा जी? ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। तो पहली बात है प्रपोजल किसने दी है? ए ने। तो कब कंप्लीट हुई? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव दी। क्या मतलब? डेट बोले 18 तारीख। 18 तारीख। ये स्टोरी का फायदा होता है। देखिए आपको डेट्स भी याद होना शुरू हो जाएंगी साथ ही। उसने कहा नहीं यार एक्सेप्टेंस बताओ। बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल बाय अ लेटर सेंड बाय पोस्ट। तो कहता है प्रपोजर यानी ए के एंगल से बात कब कंप्लीट हो गई है? वो कहता है ए के एंगल से बात उस वक्त कंप्लीट हो गई है। इसको कहते हैं ए के एंगल को हम लॉ में कैसे लिखते हैं? एज अगेंस्ट ए। मैं कह रहा हूं किसके एंगल से देख रहे हैं इस वक्त? ए के एंगल से, लेकिन लॉ में इस बात को लिखते कैसे हैं? एज अगेंस्ट ए व्हेन लेटर इज पोस्टेड बाय बी। कि ए कब तक विड्रॉ कर सकता है या ए के एंगल से कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हो गया? वो कहता है जब बी ने लेटर पोस्ट कर दिया। कौन सी तारीख? 20 जनवरी। फिर वो कहता है नहीं बी के एंगल से बताओ। एक्सेप्टर है ना बी, बी के एंगल से बताओ। वो कहता है एज अगेंस्ट बी। बी के एंगल्स को कैसे लिखना है? एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर रिसीव्ड बाय ए। क्लियर हो गई बात जी? तो अब देखें बना बनाया, वो जो हम कल बात कर रहे थे कि आगे एग्जामिनर ने सवाल किस तरह बनाने, केस स्टडीज बनानी है ना उसने छोटी छोटी। अब उसने ये बातें पूछने का अंदाज क्या हो सकता है? एक वही वो बात जहन में रखनी है आपने, वो बड़ी अहम बात थी कि भाई सवाल तीन तरह से हैं। एक एमसीक्यूज के स्टाइल में सवाल है, एक प्योर थ्योरी का सवाल है, एक केस स्टडी। तो हमने हर टॉपिक को इन तीनों एंगल से कवर करना है ना हर वक्त, कि भाई ये बात तो तीन तरह से पूछी जा सकती है। मसलन थ्योरी की बात आ गई जी। वो कहता है जी बताइए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होती है? तो ऐसे लिखना पड़ेगा, वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। ये कहाँ काम आएगी? थ्योरेटिकल सवाल में। वो कहता है व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट और व्हेन एक्सेप्टेंस कंप्लीट। ये उसके लिए स्लाइड बनी हुई है। एक है वो आपको सिनेरियो कहानी घड़ के बताता है कि यार बताओ अब क्या होगा। तो कहानी का जवाब हमेशा फ्लो चार्ट से मिलेगा ताकि पता चले कौन कहाँ खड़े हैं। फ्लो चार्ट का फायदा क्या है? वो सिनेरियो बना रहा है कि पहला सिनेरियो कि क्या ये बात पूछ रहा है, क्या ये बात पूछ रहा है, क्या ये बात पूछ रहा है। तो अब हम इस काबिल हो जाएंगे कि जब सिनेरियो बनेगा तो उसका जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। सिनेरियो बनेगा कैसे? फिर हमने कहा पता नहीं एक्सेप्टर और उसमें तो नहीं बच्चा कंफ्यूज हो गया। हमने कहा नहीं यार बीच में नाम डाल देते हैं, प्रपोजल ए बी डाल देते हैं ताकि बच्चे का अगर कहीं कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्लैरिटी मिल जाए। बात समझ आई? फिर यहां नहीं रुके क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला एरिया है ये वाला इस चैप्टर में से।
फिर यहाँ नहीं रुके, फिर हमने कहा नहीं नहीं यार, अभी भी हो सकता है बच्चे को क्लियर हुई है बात या नहीं, तो और क्या ऐड करें। फिर हमने कहा जी एक बात और ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? सिनेरियो खुद बनाते हैं। अब ये एग्जाम का केस स्टडी आ गई, आप समझें कैसे जी। A proposes by letter dated 15 January 2021 to sell a house to B for rupees 20 million. B received the letter on 18 January 2021. B accept A's proposal by letter sent through post on 20th Jan 2021. B received the letter of acceptance on 25th Jan. ये उसने एक डाटा दिया आपको, यानी इस तरह का डाटा क्रिएट किया जा सकता है। वो कह रहा है बताइए इस सिनेरियो में when communication of offer is complete, लेटर कब लिखा था? 15 को, पहुंचा कब? 18 को। तो communication of offer is complete on 18th January when letter reaches to B. When communication of acceptance is complete as against A, वो कहते हैं ए के एंगल से कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गई है, यानी लेटर अब एक्सेप्ट हो चुका है, अब ए विड्रॉ नहीं कर सकता। 20 जनवरी। वो कहता है व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी। तो वो जो मैंने डे फर्स्ट पे आपको एक बात बोली थी कि वो जो हमें लगता है ना कि रट्टे लगाने पड़ेंगे नहीं, जब हम स्टोरी क्रिएट कर लेंगे ना तो फिर दिमाग में स्टोरी कॉन्सेप्ट को खुद ही कैरी कर रही होगी, अगर आप उसे घर जाके रिवाइज करते रहेंगे तो। अब देखें ये वाली स्टोरी सारे कॉन्सेप्ट को हाईजैक करके बैठी हुई है ना इस वक्त। जैसे ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में ये स्टोरी आ रही है, पहले उसकी डेट्स भी आ रही हैं। आपने रट्टे लगाए अभी डेट्स को? कुछ नहीं किया, अभी तो मैं बोल रहा हूं, आप तो आराम से सुन रहे हैं बैठे, लेकिन आपको सारा याद हो गया। 15 जनवरी, 18 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी, ठीक है ना। तो ऐसे आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, उन सारी बातों का जवाब हम देने के काबिल हो गए हैं। फिर साथ ही हमने कहा कि नहीं नहीं सर, इसमें से तो एमसीक्यूज भी बन सकता है। हमने कहा जी यार एमसीक्यूज ऐसे बन सकता है। ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन 10th बाय अ लेटर विच रीचेज B on 12th. B post letter of acceptance this. The communication of acceptance is complete as against. ये उसका तीसरा एंगल आ गया। तो कॉन्सेप्ट हमें तीनों तरीकों से देखना है कि अगर यहां से एग्जामिनर एमसीक्यूज में घुस गया तो क्या करूंगा भाई, फिर कौन सा नॉलेज मुझे चाहिए। एग्जामिनर ने प्योर रटा लगाया, उसने पूछा 3 नंबर के लिए कि जी व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, तो फिर उसकी स्लाइड मेरे पास अलग है। एग्जामिनर ने सिनेरियो बना दिया जैसा अभी हमने बनाया हुआ था, और उसने उसमें से सवाल पूछा, तो फिर फ्लो चार्ट मुझे हेल्प करेगा कि यार इस सिनेरियो में से कहां खड़े होकर एग्जामिनर मेरे से बात कर रहा है। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, फिर यहां कुछ और चंद बुनियादी सी बातें और एक्स्ट्रा मैंने लिखी हैं कि बाद दफा एग्जामिनर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कैसे देखना है। अब लॉ ने तो पुरानी लेटर की बातें लिखी हैं, और लॉ के ख्याल में अभी लेटर लेकर भी वो कबूतर ही जा रहा है, क्योंकि 3-3 दिन में पहुंच रहा है ना खत। लेकिन आज तो हमारे क्या हो गए हैं, मीन्स तेज हो गए हैं। तो आज आपके पास अगर हम बहुत पुरानी भी बात करें तो कम से कम टेलीफोन पे बात हो रही होगी, टेलेक्स पे बात हो रही होगी, फैक्स पे बात हो रही होगी, बल्कि उससे ज़्यादा क्या हो रही होगी, व्हाट्सएप पे बात हो रही होगी। तो फिर क्या रूल्स हैं? A contract by telephone, telex, fax is treated on the same principle as an oral agreement made between two parties when they are face to face with each other. वो कहते हैं ये वाले कम्युनिकेशन मीन्स में तो गैप कोई नहीं होता ना, इधर से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उधर अगला सुन रहा है, उधर से उसने मुझे व्हाट्सएप भेजा, इधर मैंने देख लिया। तो कह रहा है कि फिर वही रूल्स अप्लाई होंगे जो जैसे फेस टू फेस वाले हो रहे होंगे। इन सच केस contract will complete only when the acceptance is received by the proposer and not when it is transmitted by acceptor. अब transmitted नहीं, when it is received. मसलन आपने व्हाट्सएप भेज दिया,
मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो देखना क्या, कब मुझे रिसीव हुआ। द ऑफरी मस्ट मेक श्योर दैट हिज एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, हियर्ड एंड अंडरस्टूड बाय ऑफरर, अदरवाइज देयर इज नो। ये बड़ी अहम बात लिखी है। आपने व्हाट्सएप भेजा एक्सेप्टेंस का, मैंने सुना नहीं है अभी, आपको डबल टिक से ग्रीन से आपको पता चल जाता है ना, मैंने सुना नहीं है, इसका मतलब है अभी काम मुकम्मल। द ऑफरी मस्ट मेक श्योर दैट हिज एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, हियर्ड एंड अंडर। आपने व्हाट्सएप तो मुझे भेज दिया है, मैंने उसका जवाब दिया कि यार कोई बात समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो, कहाँ शोर में बात कर रहे हो, इसका मतलब है अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्योंकि क्या क्या देखना है, रिसीव्ड, हियर्ड एंड अंडरस्टूड। क्योंकि बात का कम्युनिकेट होना जरूरी है, तो कम्युनिकेट कब होगी, जब दायरे ये तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। अच्छा जी, रेवोकेशन, मीनिंग एंड टाइम लिमिट। एक लफ्ज लॉ में हम क्या यूज करते हैं, रेवोकेशन, रिवोक करना, रेवोकेशन, रिवोक। रेवोकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, विदड्रॉइंग और कैंसलिंग। यानी मैंने आपको या कोई ऑफर दी, या कोई इख्तियार दिया, या कोई ऑर्डर दिया, मैं अपना दिया हुआ ऑर्डर, दी हुई ऑफर, दिया हुआ इख्तियार वापस ले रहा हूं, तो लॉ इसको क्या कहता है, रिवोक कर रहा हूं। ठीक है ना, क्या कर रहा हूं, रिवोक कर रहा हूं। मसलन आप मेरे एजेंट हैं, आप मेरे क्लाइंट्स पर जाते हैं, वहाँ हमने कोई सेल की हुई होती है, आप अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। सब क्लाइंट्स को पता है कि यार ये मिस्टर एक्स आते हैं, इनको पैसे दे देने हैं। अब मैंने आपसे ये पावर वापस ले लिया, तो मैंने क्या किया है, अपनी आपको दी हुई अथॉरिटी को रिवोक कर दिया। ठीक है ना। इसी तरह एक शख्स ने सेल किया, आपको ऑफर करवाई, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, ऑफर दे दिया आपको। अब मैंने आपको फोन किया कि सॉरी यार हमारा इरादा बदल गया है, हम घर सेल नहीं कर रहे हैं। ये मैंने क्या किया है, रिवोक किया, अपनी दी हुई ऑफर रिवोक कर लिया, वापस कर लिया। तो रिवोकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, विदड्रॉइंग और कैंसलिंग। तो लॉ लफ्ज कैंसल नहीं बोलता, विदड्रॉ नहीं बोलता, बल्कि क्या बोलता है, रेवोकेशन, रिवोक कर दिया है, रेवोकेशन हो गई है। क्लियर हो गई बात जी। एन ऑफर और एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टाइम लिमिट। अच्छा, जब लफ्ज हम लिख रहे थे ना सब्जेक्ट टू, तो इसका मतलब होता है इस कंडीशन के साथ। जब लॉ लफ्ज सब्जेक्ट टू लिखता है तो इसका मतलब होता है ये वाली कंडीशन साथ लगेगी तो फिर ये काम कर सकते हो। मसलन हम कहते हैं, आपने कहा कि क्या सर मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता हूं, क्या मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है? तो मैंने कहा हाँ मिल सकता है, सब्जेक्ट टू यू हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। ये जो अगर इस तरह का कोई कंडीशन लगा के बोलना हो, सर क्या मैं क्लास ले सकता हूं, मैंने कहा यस सब्जेक्ट टू इफ यू आर एनरोल्ड। जब कोई ऐसी कंडीशन लगानी हो तो ला क्या फ्रेज यूज करता है, सब्जेक्ट टू। एन ऑफर और एक्सेप्टेंस, एन ऑफर और एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड। इसका मतलब है मिस्टर ए भी रिवोक कर सकता था, बी भी रिवोक कर सकता था। रिवोक का मतलब क्या है, टेकिंग बैक, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टाइम लिमिट। A proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against proposer, but not afterwards. तो कहता है उसके बाद नहीं। An acceptance may be revoked at any time before communication of acceptance is complete as against acceptor, but not afterwards. कहानी वही ज़हन में रहेगी तो समझ आएगी बात कि ये बंदा मिस्टर ए कब तक अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। अच्छा, अब यहां से मैं एक और कहानी आपको समझाता हूं।
दो चीजों की कम्युनिकेशन लॉ कह रहा है कब कंप्लीट हुई है। वो कहता है ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, 18। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, 20 को। नहीं, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, 25 को। इसीलिए लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है कि जब रिवोकेशन की बात आ रही है तो ये कब तक रिवोक कर सकता है, वो कहता है जब तक ये बंदा एक्सेप्ट करके इसको पोस्ट ना कर दे 20 तारीख। और ये कब आप अपनी ऑफर एक्सेप्ट की हुई बात को रिवोक कर सकता है, 25 तारीख तक। तो यही कहानी हम यहां लिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त अब हम समझ रहे हैं कैसे, कि अगर एग्जामिनर ने थ्योरेटिकल सवाल पूछ लिया था। कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो हमने कोशिश की हुई है, इसके अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज चल रहा है ये सारा, कि हमको हर नीड जो एग्जाम की है ना वो इन स्लाइड से पूरी होती चली जाए। और ये कोर्स एक थोड़ा सा प्रॉपरली डिजाइंड कोर्स है, जिसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, चीजें आपको याद हो जाएं, क्लास में याद हो जाएं। इसीलिए मैं आपको पहले दिन कह रहा था कि आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी भी रेगुलरिटी मेंटेन कर लेंगे तो चीजें आपको इंशाल्लाह ताला याद होना शुरू हो जाएंगी। रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब इसका भी फ्लो चार्ट बना लिया। अब ये फ्लो चार्ट किस एंगल से बना है, रेवोकेशन से। वो कहते हैं प्रपोजल कब तक रिवोक हो सकती है, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एंड कम्युनिकेटेड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। वो कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जरा इधर आते हैं वापस, इसी कहानी पर आते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने के दो एंगल हैं। एक इसके एज अगेंस्ट मिस्टर ए 20 तारीख, एज अगेंस्ट मिस्टर बी 25 तारीख। इसीलिए देखें यहां क्या लिखा हुआ है। वो कहता है अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एंड कम्युनिकेटेड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर मिस्टर ए, मीन्स 20 तारीख। और अगर हम एक्सेप्टेंस वाले ने अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना हो, an acceptance may be revoked and communicated at any time before communication of acceptance is complete as against acceptor, means 25 तारीख। तो जरा सा जब एग्जाम में सवाल आ गया तो एकदम से हमने घबराना नहीं है, हमने पहले देखना है कि पूछ क्या रहा है, रिवोक करने की बात कर रहा है या कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, किसकी बात हो रही है, ठीक है ना। एक है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, एक है रिवोक कब कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अल्फाज उसी तरह लेकर चलने, ये सारी चीजें इसी तरह आपके पास बनी हुई नजर आ रही हैं। अच्छा जी, ये कुछ एग्जाम्पल, वही सिनेरियोज अब बने हुए हैं सारे के सारे, एज इट इज वही सब कुछ हो रहा है, उसी तरह तारीख आ रही है, नीचे जो कुछ पूछा जा रहा है हम उसका जवाब दे रहे हैं। कभी ये पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन कब तक कंप्लीट हो रही है, कभी पूछा जा रहा है कि रिवोक कब तक कर सकते हैं। वही सारी 3-4 सिनेरियोज आपके पास बने हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरह मैंने डेट्स उसके अंदर रिवाइज वाली पोस्ट करके और आपको आंसर बनाकर दिया हुआ है। ये काम आपने कर लेना है। क्लियर होगी बात। इसके बाद एक और छोटी सी बात आ रही है, मैनर ऑफ रेवोकेशन के तरीका क्या होगा, कब तक रिवोक कर सकते हैं, ये बात समझ आ गई है। मैनर क्या होगा, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग वे, बाय कम्युनिकेटिंग ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। वो कहते भाई अपनी आप इंटेंशन बता दें, कम्युनिकेट कर दें, कोई खास तरीका नहीं पता, कैसे कर दें, टेलीफोन कर दें, बता दें, किसी के जरिए पैगाम भेज दें, एक तरीका हो गया। ऑफर क्या हो गई, प्रपोजल क्या हो गई, रिवोक हो गई। यानी ये कौन कर रहा होगा, प्रपोजल कर रहा होगा। बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय प्रपोजर, प्रपोजर रेवोकेशन को कम्युनिकेट कर दे। मसलन पहले आपने ऑर्डिनरी
पोस्ट से खत लिखा था, आपको पता है 3 दिन बाद पहुंचेगा। आपने कहा यार नहीं, उसके पहुंचने से पहले पहले मैंने पहुंचाना है, अब आपने कोरियर से भेज दिया, या आपने टेलीफोन कर दिया, या आपने किसी बंदे को कहा कि यार ये मेरा मैसेज जरा उसके घर जाके दे आओ कि वो जो मैंने आपको ऑफर दी थी वो रिवोक हो गई है। बस ये बात कम्युनिकेट करनी है, जो मर्जी मीन यूज कर लें। नंबर 1। नंबर 2, बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स, मतलब लिखा हुआ था विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, ऑफर इज वैलिड 31 दिसंबर 2022। बस जैसे ही आप हैप्पी न्यू ईयर शुरू करेंगे तो ऑफर क्या हो गई है, लैप्स हो गई है। व्हेन द टाइम लैप्स, जितना टाइम दिया था, बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल। If no time is so prescribed by the lapse of reasonable time without communication of acceptance, वो कहते हैं अगर कोई टाइम नहीं लिखा हुआ था और फिर अदालत में मसला चला गया तो अदालत विल डिसाइड। कल हमने कहा था कि रीजनेबलनेस हमेशा कौन डिफाइन करता है, केस जब जाएगा तो वहां डिसाइड कर लेंगे। तीसरी बात, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। वो कहते हैं अगर एक्सेप्टेंस के लिए कोई अहम कंडीशन लगी हुई थी और आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की तो फिर भी प्रपोजल क्या हो गई है, लैप्स हो गई। क्योंकि अगर आपने कंडीशन पूरी नहीं की तो इसका क्या मतलब था, आप काउंटर ऑफर दे रहे हो, और जब आप काउंटर ऑफर देते हो तो ऑफर क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। मतलब हमने कहा जी 10 लाख रुपया भेज दें अगर आपको घर लेना मंजूर है, तो उन्होंने कहा जी घर मंजूर है, पैसे मैं अभी बाद में दूंगा, तो काउंटर ऑफर हो गई है। काउंटर ऑफर आते ही ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। वो कहता है अच्छा अरे और भी एक काम है, बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। बड़ी अहम बात है, और एग्जामिनर के पास बड़ा फर्टाइल एरिया है, यहाँ केस स्टडी बनाए और आपको कहे आओ बच्चों अब जरा देखते हैं आपको कोई बात समझ आई है कि नहीं। क्या कह रहा है, वो कह रहा है जिसने प्रपोजल दी है बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजर, मिस्टर ए हमारी एग्जांपल में, वो कहता है अगर मिस्टर ए की डेथ हो गई है और डेथ की खबर उस बंदे को लेटर पोस्ट करने से पहले मिल गई है, 24 को किया था ना लेटर पोस्ट उसने, 20 को किया था, शाबाश जाग रहे हो तुम लोग तो यार, 20 को किया था। वो कह रहा है 20 तारीख से पहले अगर उसे पता चल गया है कि जिसने मुझे ऑफर करवाई है उसकी डेथ हो गई है, तो कह रहा है अगर बंदे की डेथ हो गई है ना तो ऑफर की भी डेथ हो गई है। बात समझ आई है? इसको अभी इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको पता चला हो यार जिस बंदे ने मुझे लेटर भेजा है ना उसकी तो डेथ हो गई। अगर आपने अभी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ तो बस पर ऑफर भी खत्म हो गई है। और इनसैनिटी का मतलब है कि वो क्या हो गया है, मेंटली रिडेंडेंट हो गया, पागल हो गया है। ठीक है, और ये खबर पहुंच गई है, तब भी जो ऑफर थी वो भी क्या हो गई है, लैप्स हो गई। लेकिन अगर मैंने पोस्ट ऑफिस में खत डाला कौन सी तारीख को, 20 जैन को थी, और मैं खत डालकर वापस आ रहा था, रास्ते में एक बंदा मिला, उसने कहा यार आपको पता चला मिस्टर ए की डेथ हो गई है। मैंने कहा हो इन्ना लिल्लाह, उसका तो घर में भी खरीद के आ रहा हूँ। कह रहा कब डेथ हुई? कहता 2 दिन हो गए। अब स्टेटस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब घर कौन देगा, उसके लीगल हेयर्स देंगे, क्योंकि जब इंसान की खुदा न खास्ता डेथ होती है तो जो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाते हैं। अब अगेन वही कल वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि सर जी ये कैसे पता चलेगा कि पहले डेथ की खबर पता चली कि पहले लेटर पोस्ट हुआ। तो हमने कहा ये वकील साहब देख लेंगे, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत कोई नहीं है।
लॉ ये कहता है कि ऐसे देखना है, साबित कैसे करना है बात की बात है। बात समझ आ रही है? फिर पढ़ें, बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजर, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of acceptor before acceptance। लेकिन अगर आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो फिर तो एग्जीक्यूट हो गया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? लीगल एज में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या बात लिखी है? An offer is also terminated by non-acceptance or rejection by ऑफरी। ऑफरी ने कहा नहीं भाई मुझे नहीं खरीदना, वो खत्म हो गई, ऑफर क्या हो गई? खत्म हो गई। एन ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर। उन्होंने कहा नहीं यार 1 करोड़ का नहीं 90 लाख का लगाना है, तो करोड़ वाली ऑफर लैप्स हो गई। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। मैनर ऑफ रेवोकेशन, पहले तो हमें समझ आया कि रेवोकेशन का मतलब क्या है, ठीक है, रेवोकेशन का मीनिंग क्या है और रेवोकेशन होती कैसे है। मीनिंग हमने यहां समझा कि जी मीनिंग क्या है रेवोकेशन का, ठीक है, और फिर हमने आकर देखा कि रेवोकेशन के वेज क्या हो सकते हैं। ऑफर को रिवोक करने के कितनी बातें आ गई थी? 1 2 3 4 5 6, 7th रेवोकेशन का तरीका नहीं है, वो तो एक फैक्ट मैंने वहां लिख दिया आपको। कितनी बातें हैं? इसका मतलब है ये बात कभी भी 6 नंबर के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है एग्जामिनर के पास। कौन से वाली कैटेगरी में? रटे वाली कैटेगरी में, रटे वाली कैटेगरी में। और दूसरा तरीका है वो एक कहानी बनाए कि जी मिस्टर फुला था, वो ये हो गया, उसने खत लिखा, खत वहां पहुंच गया, वो खत पोस्ट करके आया था, बाद में पता चला कि बंदा फोत हो गया, बताओ कहां खड़े हैं। तो ये क्या कहलाएगा? केस स्टडी कहलाएगा। काम फिर यही नॉलेज आना है हमारे, लेकर इसी ने चलना है, डिराइव हमने इसी से होना है, लेकिन देखना यह है कि हो कैसे रहा है। और तीसरा तरीका क्या है? इसका एमसीक्यूज कैसे बनेगा जी? उसने सारा छोटी सी कहानी बनाई, उसने कहा जी बंदा मर गया, अभी उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बताओ कहां खड़े हैं, तो भाई रिवोक हो गया ऑफर। बात समझ आ गई? तो मैनर ऑफ रेवोकेशन, मैनर ऑफ, जरा जल्दी से याद दोबारा कर लें, कैसे कैसे हो सकता है जी? नंबर 1 कम्युनिकेशन के जरिए से, ठीक है ना, कि आपने ऑफर को रेवोकेशन को कम्युनिकेट कर दिया। दूसरी बात टाइम लैप्स हो गया। तीसरी बात फेलियर हो गया। चौथी बात डेथ हो गई। पांचवी बात टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। और छठी बात काउंटर ऑफर लगा दी आपने, काउंटर ऑफर लगा दी, आपने कहा नहीं दे रहा, आपने कहा नहीं नहीं पिछले वाली कबूल है, वो कहता अब पिछले वाली कबूल नहीं, लॉ के नजर में ये बात कबूल, बल्कि अब आप क्या बन गए हो? ऑफरर बन गए हो। अब आपने ऑफर लगाई है, सामने वाले की मर्जी है वो उसको ले ले या रिजेक्ट कर दे। को बात समझ आई है? रटा लग जाएगा, पक्की बात है। तो बस चैप्टर नंबर 1 जो है अपने अंजाम को पहुंच चुका है जी। जी नो बिल्कुल नहीं, कहीं रेफरेंस सेक्शन का नहीं देना हमने क्या लिखना अभी, बस बेसिकली थोड़ा सा मैंने और चीजें 1-2 दिन टेकअप करनी है, उसके बाद मैंने आपको केस स्टडी का आंसर लिखना सिखाना है, ठीक है ना। अभी हमारा एक लेक्चर आ रहा होगा इंशाल्लाह आजकल में ही, जिसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे कि केस स्टडी का आंसर। अभी तो हम आपको मोटी मोटी बातें बता रहे हैं ना, अभी मैंने क्या करना है, आपको प्रॉपरली केस स्टडी के आंसर ड्राफ्ट करने सिखाने हैं। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा मटेरियल चाहिए ना, कि लॉ आप थोड़ा सा और पढ़ चुके हो, इसलिए तो वो पूरा हम एक बाकायदा स्टडी करेंगे कि हाउ टू आंसर केस स्टडी क्वेश्चन। अच्छा जी, चैप्टर छोटे छोटे ही हैं, जैसे मैंने कल भी आपको ये बात कही थी कि बहुत लंबा काम ऐसा नहीं है। अगर आप ईमानदाराना जवाब दें
तो चैप्टर 1 को सारे को याद करने में कितनी देर लगेगी? 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम, पहली दफा वो भी। और उसके बाद फिर जिंदा आपने इस चैप्टर को जिंदा कैसे रखना है? एक दफा तो याद कर लिया ना हमने, फिर हमने इसे आइंदा जिंदा रखना है। जिंदा कैसे रखना है? जैसे आपने फेसबुक को रखा हुआ है, व्हाट्सएप को रखा हुआ है, इंस्टा को रखा हुआ है, और बाकी बहुत सारी चीजें मुझे नहीं भी पता, ठीक है ना। तो आपकी एज में ज्यादा पता, मतलब कहने का क्या हुआ, एक दफा याद कर लिया ना, तो बस कभी भी आपने स्लाइड ओपन की, जरा देखिए, आपने लेक्चर स्लाइड ओपन की और अब पढ़ना नहीं है, बस आराम से बैठे बैठे जैसे फेसबुक देख रहे थे ना, ऐसे आप इसमें से गो थ्रू कर रहे हैं। और यकीन जाने कि आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वंस यू हैव प्रिपेयर्ड योर लेक्चर, यू हैव प्रिपेयर्ड योर चैप्टर, आइंदा सिर्फ ऐसे बैठ के 5 मिनट के लिए स्लाइड देख लेंगे तो आपकी रिवीजन हो जाया करेगी इंशाअल्लाह ताला। जस्ट हमने हैबिट्स अपनी चेंज करनी है, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अपना चेंज करना है, और आपको बहुत आसानी से चीजें आना शुरू हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 जी, किताब के एतबार से जी, मैंने चैप्टर 3 की भी स्लाइड आपको सेंड कर दी है। अच्छा जी, पहले तो हम ना, बेटा बस कर दो, पहले हम क्या करने लगे हैं अभी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट जगहों पर कुछ बातें आनी थी, लेकिन उनका एक खास रिदम था, उनके दरमियान कोई सीक्वेंस थी, हमने उनको उठाकर एक जगह कर दिया। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कहते हैं जब अगर आपने टाइप्स की बात करनी है ना, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की बात करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा आप किस बुनियाद पर कैटेगरी बनाने लगे हो। वो कहते हैं एक कैटेगरी बन सकती है फॉर्मेशन के टाइम पर, यानी जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे थे उस टाइम पे खड़े होकर देखें कि कॉन्ट्रैक्ट कितनी टाइप के हो सकते हैं। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है, अब मैं इन्फोर्स करना चाह रहा हूं, अप्लाई करना चाह रहा हूं, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट की टाइप कैसे नजर आ रही हैं। और तीसरा है परफॉर्मेंस के टाइम पे। परफॉर्मेंस का मतलब होता है जब हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में किए हुए वादे को पूरा कर। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को कैटेगराइज करने के 3 तरीके हो गए। सबसे पहले फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये एक्सप्रेस भी हो सकता था, एम्प्लॉयड भी हो सकता था, और कोसाई भी हो सकता था, ठीक है। इसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी कह देते हैं, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं। 3 एक्सप्रेस का मतलब हमने पढ़ लिया है, कौन सा, जिसमें ऑफर या एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसिवली की जाए, बाय वर्ड्स की जाए। एम्प्लॉयड का मतलब था बाई एक्ट, कंडक्ट, सिचुएशन। और कोसाई का मतलब है सिचुएशन तो है, लेकिन ये वो खास सिचुएशन है जहां लॉ ने कहा कि आप 2 लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप नहीं चाहते, एक था हम 2 लोग खुद डिसाइड कर रहे थे, वो कुली वाली बात, वो शू शाइनर वाली बात, वो सिग्नल पे खड़े हुए बच्चे वाली बात। हम 2 पार्टी एक दूसरे को जान रहे थे, हमें भी नजर आ रहा है कि यार अच्छा अब इसने काम कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक है कि सामने वाली पार्टी को तो हम जानते ही नहीं है, कौन सी, वो जो वैल्यूएबल चीज मिल गई थी हमें, ठीक है ना, कि हमें कोई वैल्यूएबल चीज मिल गई तो लॉ ने कहा नहीं नहीं, अगर आपने उठा ली। एक है मैं गुजर रहा था, कोई एक वैल्यूएबल चीज पड़ी थी, मैंने देखी, मैंने कहा छोड़ो मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं गुजर गया हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं आई, लीगली मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने अज्यूम नहीं कर लिया। लेकिन अगर मैंने वो वैल्यूएबल चीज उठा ली है, तो जैसे ही मैंने वो चीज उठाई है तो लॉ कह रहा है कि आपका और इसके ऑनर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये चीज उस तक पहुंचाओ। और जी मैं तो जानता भी नहीं, वो कहता कोई बात नहीं, 2 चैप्टर ठहर जाएं फिर बताएंगे कि कोसाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है। क्लियर हो गई बात। फिर आ गया एनफोर्सेबिलिटी। वो कहते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली बिल्कुल ठीक है,
अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालत जाएं, अदालत आपके हक में फैसला देगी, अपना केस लड़ें। दैट इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल ऑफ ऑफर भी मौजूद हैं, एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस भी मौजूद हैं, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर दूसरा आ गया वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, और फिर आ गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, लेकिन जब आप दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, लॉ उस वक्त ही कह रहा था कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये आप गलत बात कर रहे हो, आपको लॉ नहीं है ऐसा करना। इसको हम कहते हैं वॉइड एबिनिशो। अभी लिखता हूं ये लफ्ज, वॉइड एबिनिशो। एबिनिशो इज लैटिन वर्ड, वो जो मैंने कहा था कि कुछ अल्फाज हैं। एबिनिशो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, कि भाई जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त ही ये बात वैलिड नहीं थी। अभी मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। फिर आ गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कहता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना उस वक्त तो ठीक थी बात, लेकिन बाद के हालात ने इसे वैलिड नहीं रखा। ये शुरू से ही वैलिड नहीं थी। ये जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे जब तो वैलिड था, लेकिन बाद में वैलिड नहीं रहा। मसलन आप एक शादी हॉल में गए, किसी इवेंट कॉम्प्लेक्स में गए, आपको कोई इवेंट अरेंज करना था, आपने वहां बुकिंग करवा दी, सारा कुछ कर दिया, पैसे दे दिए। 2 दिन के बाद खबर आई कि गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से आउटडोर फंक्शंस पे पाबंदी लगा दी है, कोई फंक्शन नहीं हो सकता। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका क्या स्टेटस है? वॉइड हो गया। भाई गवर्नमेंट ही नहीं करने दे रही तो वो क्या करे? लेकिन मैं जब पैसे दे रहा था क्या उस वक्त गलती थी कोई? नहीं, उस वक्त ठीक था, बाद के इवेंट ने उसको क्या कर दिया है? वॉइड कर दिया है। और ये वाली बात क्या है? उस वक्त ही खराब था कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एब इनिशियो। मसलन आप एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि यार मैं तुम्हें 2 करोड़ दे रहा हूं, तुम मुझे 2 करोड़ की हीरोइन ला दो। फिल्म वाली नहीं, कमाल हो गया। वो वेरी गुड, ठीक है। वो कह रहे कोई मुझे ड्रग्स ला दो, चलो मैं अल्फाज जरा बेहतर कर लेता हूँ। वो कहते आप मुझे 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स दे दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, इतने पैसे दूंगा, आप मुझे वहां पहुंच दोगे ड्रग्स की। जब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था क्या लॉ मुझे अलाउ कर रहा है? तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके लिए सही टर्म क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। एंड दिस इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो। फिर वो कहता है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, डिसेबल नहीं, वॉइड एबल। क्या मतलब? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जब हम कर रहे थे बिल्कुल ठीक था, बाद के हालात ऐसे हो गए कि एक पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे और चाहे तो फुलफिल कर दे। कोई हालात, अभी मैं देता हूं एग्जांपल्स की। सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि एक बंदे के पास इख्तियार आ गया, उसका दिल करे कहे यार ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करते हैं, दिल करे कहता यार नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, इनलीगल एग्रीमेंट। ये उसी की एग्जांपल भी आ गई, ऐसा एग्रीमेंट जो बाद में इलीगल हो गया। और अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। अभी मैं इन सबको 1 बाय 1 टेकअप करता हूं। फिर आ गया जी परफॉर्मेंस के एंगल से एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों लोगों ने अपने अपने हिस्से का काम कर दिया हुआ है। मतलब आपने एक बंदे से कहा यार मैंने आपकी गाड़ी खरीदनी है 20 लाख रुपए की, अब आपने 20 लाख दे दिया, उसने गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर कर दी है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है? एग्जीक्यूटेड हो गया। दोनों पार्टियों ने अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना अपना जिम्मे का काम खत्म कर दिया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अभी काम होना बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मैं आपसे गाड़ी खरीद रहा हूं 20 लाख की, एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन या आपने मुझे गाड़ी नहीं दी, या मैंने अभी पैसे नहीं दिए, या ना मैंने पैसे दिए ना आपने गाड़ी दी, अभी कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, चलिए जी फॉर्मेशन के एतबार से दोबारा से नजर डालते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड्स और स्पोकन, इसको क्या कहते हैं हम? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट।
implied contract, a contract inferred by conduct of the person, circumstances of the case, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बात। सिर्फ implied कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं, ये अगरचे हमने आगे चैप्टर में बड़ा लंबा देखना है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर इम्पोज्ड बाय लॉ, उधर था फ्रॉम सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। वो कहते नहीं नहीं, लॉ ने आपको कहा कि अच्छा ऐसा हो गया तो बस अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इम्पोज्ड बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन आर इम्पोज्ड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस रादर देन डिसाइडेड बाय पार्टीज। तो बल्कि बाज दफा एक दूसरे को जानती भी नहीं है। आप एटीएम पे गए, जाकर आपने पैसे अपने किसी दोस्त को, किसी बंदे को पे करने थे, गलती से आपने अकाउंट नंबर जब टाइप कर रहे थे तो गलत टाइप हो गया, लेकिन आप केयरलेस हुए। वैसे तो एटीएम मशीन आपको दिखाती है ना दोबारा कि यार ये बंदा है, ये नाम है, इसको भेजने हैं, फिर आपसे यस करवाती है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने यस कर दिया। अब गलती से पैसे किसी और के अकाउंट में चले गए, आप उसे जानते भी नहीं हैं, तो उसको फ़ौरन चाहिए, उसको मैसेज आएगा, ओ 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो। उन्होंने कहा वाह जी वाह, मौज हो गई। उन्होंने कहा बच्चों चलो मरी नहीं जाना था। लॉ कह रहा नहीं नहीं नहीं, ठहर जाओ भाई, नहीं नहीं, दिस इज अ कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, ये जिस बंदे के पैसे हैं उसको वापस करने हैं आपने। बात समझ आ गई? एक ऐसी सिचुएशन जहां लॉ किसी चीज को इन्फर कर ले, नतीजा निकाल ले। लॉ ने कहा नहीं 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 नहीं, गलती से पैसे ट्रांसफर, भाई वापस देने, आप जिम्मेदार हो, आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसके पैसे वापस करोगे। ओके, लेकिन इसकी डिटेल आएगी, इसके ऊपर एक 6-8 चैप्टर है, उनमें से एक चैप्टर पूरा इसी के ऊपर है। अच्छा जी आगे चलते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कह रहे थे? अब किस टाइप से आ गई है? एनफोर्सेबिलिटी के एतबार से। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाई लॉ। वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ। नोटिस दैट अ वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एबी निशो, दैट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त ही ये बात ठीक नहीं थी, लॉ इसको मानने को तैयार नहीं था। मसलन अभी हम अगर से डिटेल में बात करेंगे, लॉ कहता है कि कोई बच्चा जो माइनर है, माइनर मीन अंडर 18 ईयर, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब आप एक बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक बच्चा मोबाइल सेल कर रहा है और आपने कहा अच्छा बेटा कितने का से, मुझे नजर आ रहा है कि बच्चा 15 साल का है और बच्चा अपना मोबाइल सेल कर रहा है, तो मैंने उससे मोबाइल खरीद लिया और बच्चे ने पैसे लिए, बच्चा घर चला गया, मोबाइल मेरे पास आ गया, बच्चे ने जाके पैसे खा पी लिए। जब घर पहुंचा तो पता चला, वालिद साहब ने पूछा हाँ भाई मोबाइल किधर है? मैंने कहा वो तो मैंने बेच दिया। मैं कहा बेच दिए? पैसे कहाँ हैं? कहते तो मैंने पार्टी कर लिया। अब लॉ बड़ी ज़बरदस्त बात कहेगा, आगे पढ़ेंगे हम इसको। लॉ कहते हैं भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना, अब मैंने तो पैसे लेके खरीदा है ना मोबाइल, लेकिन लॉ कह रहा है नहीं नहीं नहीं, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, इसकी कोई हैसियत नहीं थी। अब मेरे पास बंदा आ गया, उसने कहा यार आपने हमारे बच्चे से मोबाइल खरीद लिया, हमारा मोबाइल वापस दे दो। मैंने कहा हाँ यार 20,000 दिए हैं, वापस दे दो। लॉ कहता है नहीं नहीं, मोबाइल वापस दे दो, पैसे वापस नहीं मिलने। लेकिन बड़े ही अफसोस से मैं ये ऐलान कर रहा हूं, ये बात आपको जब पता चली जब आप 18 साल के हो चुके हैं। कुछ नहीं हुए। हम वो देखो पूरी प्लानिंग कर लिया था। वो लॉ कह रहा है कि जो माइनर है ना, माइनर, अगर एक बच्चा 18 साल से एक दिन भी कम है, उसके साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, और अगर आप एग्रीमेंट करोगे तो आप जिम्मेदार होंगे। इसकी बारीकियों को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक जी, दोनों माइनर हो तो फिर एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते ना, दोनों ही नहीं एक दूसरे के खिलाफ जा सकते। इसका मतलब जिसके हाथ जो लग गया लग गया। अच्छा जी देखें, वॉइड एग्रीमेंट, जब लफ्ज एग्रीमेंट लगा तो हमें समझ आएगी कि ये वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग था, यानी वॉइड एब इनिशियो। अच्छा जी, फिर आ गया वॉइड
contract. A contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable. वो कह रहा है एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था, चल रहा था, कानून ने कोई पाबंदी लगा दी। हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, हुकूमत आई, उन्होंने कहा यार डॉलर नहीं है, ये चीज की इंपोर्ट बैन हो गई है। हो सकता है मैंने उससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, उस कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत क्या बन गई? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हम कोई चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, इजाजत है, एक दिन वो आ जाता है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब ये चीज खरीदने पे पाबंदी है, तो जो मेरे एग्रीमेंट हुए हैं उनका क्या स्टेटस बन गया है? लेकिन मैं जब पहले कर रहा था, जब तो वॉइड नहीं थे, उस वक्त तो लीगल थे। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सीजेस का मतलब होता है स्टॉप कर दिया गया। वो कहता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीज हो गया, स्टॉप हो गया, एंड किस वजह से? लॉ की वजह से। A contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable. और हो सकता है इसका रिवर्सल भी हो रहा हो, पहले कोई चीज बैन थी, अब इजाजत मिल गई है। तो पहले अगर बैन थी तो वो तो वॉइड एब इनिशियो हुआ करते थे, लेकिन अब क्या बन गया? वैलिड बन गए। मसलन एक वक्त था, हुकूमत पाकिस्तान का उसूल था कि कोई भी शख्स पावर जनरेशन नहीं कर सकता, बिजली पैदा नहीं कर सकते, इलीगल है। बिजली सिर्फ वापडा पैदा करेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा। आप घर पे जनरेटर नहीं लगा सकते, आप अपना बिजली घर नहीं लगा सकते, आप अपना सोलर नहीं लगा सकते, ये कानून था मुल्क में। फिर पहले गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया कि नहीं नहीं यार, जो लोग घर में हमारे, हम तो बत्ती दे नहीं पा रहे हैं, जो लोग अपनी पावर जनरेशन कर सकते हैं उनको तो अलाउ कर दो। तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं, ये 1998-97 में ये रूल पास किया कि नहीं नहीं यार, प्राइवेट पावर जनरेशन अलाउ कर दी जाए। तो फिर आपने देखा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने अपनी अपनी पावर जनरेशन लगा ली, निशात मिल ने, फुला ने, दिमाग ने। फिर रूल था कि आप अगर अपनी पावर जनरेशन कर भी रहे हैं ना, तो आप खुद ही कंज्यूम करोगे, किसी और को नहीं दोगे। लेकिन नहीं, फिर रूल चेंज हुआ, आज आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाते हैं और आप वापडा को बिजली सेल कर रहे होते हैं। अगर आप ग्रीन मीटर लगवा लें तो आप पहले बिजली प्रोड्यूस करते हो, सारी बिजली वापडा को सेल कर देते हो, फिर वापडा से अपनी बिजली वापस ले लेते हो। तो बाद दफ़ा क्या करता है, लॉ किसी चलती हुई चीज़ को इलीगल कर देता है और बाद दफ़ा इलीगल को लीगल कर देता है। तो कह रहे हैं अगर कोई चीज़ इलीगल कर दी जाए तो उसको क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, notice that void contract was valid contract at the time of formation. जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त कोई मसला मसाइल, but subsequently it ceases to be enforceable. अच्छा जी, voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of aggrieved party and not at the option of डिफॉल्टिंग पार्टी। अगर दो लोगों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा ट्विस्ट आया है कि एक बंदे की ऑप्शन पर आ गया कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफॉल्ट करे और चाहे तो कंटिन्यू करे। मसलन आजम थ्रेटन टू किल बाबर इफ ही डज नॉट सेल हिज BMW फॉर ₹1 मिलियन टू, किसी शख्स ने गन पॉइंट पर इसको कहा कि आप मुझे अपनी गाड़ी सेल करें, कितने की? 1 मिलियन की, 10 लाख की। बाबर कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज BM टू आजम एंड रिसीव द पेमेंट। ठीक है, अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो अगले दिन अदालत पहुंचे और कहे जज साहब ये तो इन्होंने गन पॉइंट पे गाड़ी ली है मेरे से, मैंने तो नहीं सेल करनी, तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? वॉइड कर सकता है। ठीक है ना, voidable at the option of aggrieved party। aggrieved party किसको कहते हैं? जिसका नुकसान हुआ हो, लॉ की नजर में जिसका नुकसान हो रहा है उसको क्या कहते हैं? aggrieved party, लॉ की नजर में जिसका नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक बंदे ने ना गन पॉइंट पर गाड़ी ले ली 10 लाख की, लेके पैसे दे के घर चला गया, जाके मार्केट में गाड़ी की कीमत लगवाई, उन्होंने कहा जी 6 लाख की है।
कोई ये तो उल्टा ही काम हो गया। अब ये जज साहब को कहे कि जज साहब कल तो गाड़ी मैंने गन पॉइंट पे ली थी, क्या ये कह सकता है? नहीं कह सकता। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। लॉ की नजर में जिससे गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया वो एग्रीड पार्टी है, दूसरा बंदा नहीं जा सकता। इसीलिए लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ एग्री। अगर दोनों की ऑप्शन है तो वो तो कोई बात नहीं है, एक पार्टी की ऑप्शन क्रिएट हो गई है। बात समझ आ रही है? तो फिर क्या हो गया, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? वॉइडेबल हो गया। ठीक है ना। एक शख्स ने क्या किया, एक शख्स ने एक बंदे से प्रॉपर्टी खरीदनी थी और उसने उसे थोड़ा सा बड़ी दफा कहा कि यार घर बेच दो, ये उसने नहीं बेच रहा था वो बंदा। उसने क्या किया, उसने थोड़े दिन के बाद इसको थ्रेट किया कि यार घर बेचना है कि नहीं बेचना। उसने कहा नहीं घर तो नहीं बेचना। कहता है यार बच्चे सुबह अकेले ही जाते हैं स्कूल। बात समझ आई है? तो उसने कहा अच्छा यार ये तो काम खराब हो गया। उसने कहा अच्छा जी चलो जी बेचना। अब घर की कीमत कुछ थी, उसने थ्रेट करके किसी रेट पर ले लिया। ठीक है ना। घर की कीमत थी 10 करोड़ रुपया, उसने थ्रेट करके 6 करोड़ का ले लिया। एग्रीमेंट हो गया, कुछ पैसे पकड़ लिए, सारा कुछ हो गया। 6 करोड़ में से कोई उसने 1 करोड़ इसको एडवांस दे दिया, साइन स्टैंप हो गए, अंगूठे लग गए, सारे पेपर बन गए। अभी ये काम होके फारिग ही हुआ था, अभी सारा काम नहीं हुआ था, कुछ एडवांस दिया हुआ था। तो शहबाज शरीफ साहब ने यहां से पुल बनाने का ऐलान कर दिया कि जी यहां से तो ऑरेंज ट्रेन गुजरेगी। और जब गवर्नमेंट कोई काम कर दे, उसने कहा जी ये घर तो दरमियान में आ रहा है। तो आपको पता है उसूल क्या है, सारी चीजें गवर्नमेंट की मिल्कियत। तो गवर्नमेंट एक अपना उसको बोलते हैं डीसी रेट। गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ जी कोई बात नहीं, आपके घर का डीसी रेट 1 करोड़ बनता है, वो हम आपको दे देंगे। कुछ बात समझ आ रही है? अब वो जो थ्रेट करने वाला बंदा था वो तो गया फंस। अब इस बंदे को एक बंदा मशवरा दे रहा है, यार आप अदालत में जाओ, जज साहब को कहो कि ये थ्रेट से लिया है। वो कहता है शुक्र करो ले लिया, 6 करोड़ मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ ने तो 1 देना है। इसकी ऑप्शन पर है, ये चाहे तो एनफोर्स करे और चाहे तो ना करे। एग्रीड पार्टी की ऑप्शन पे चली गई है बात। बात समझ आ रही है? 2 लोग हैं, 2 में से एक के पास इख्तियार आ गया है कि वो चाहे तो कंटिन्यू करे और चाहे तो कंटिन्यू ना करे। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गई है बात? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी। इलीगल एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज इलीगल। वही कोई ड्रग्स का एग्रीमेंट है, कोई स्मगलिंग का एग्रीमेंट है, कोई टारगेट किलिंग का एग्रीमेंट है। कहता है जी आप क्या करते हैं? कहते हैं सर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने कहा जी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर? उन्होंने कहा शायद इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करें। कहते नहीं आप शनाख्ती कार्ड जमा करें, 3 दिन बाद बोरी बंद लाश पहुंचाते हैं घर पे। तो ये वाले एग्रीमेंट कौन से हो गए? इलीगल हो गया। अच्छा जी, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज अदरवाइज वैलिड but due to some technical lacking such as writing etc remain। वो कहता है बाज कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ फॉर्मेलिटीज भी डाल देते हैं कि जी ठीक है, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट हमने कहा है कि यार वैसे जनरली तो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? वर्बली भी हो जाते हैं, एम्प्लॉयड भी हो जाते हैं, यानी इशारों किनारों में भी एग्रीमेंट हो जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ ना। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं यार कुछ एग्रीमेंट में हम कहते हैं कि नहीं नहीं भाई ये एग्रीमेंट ना आपने लिख कर ही करना है, वर्बली नहीं हो सकता। कुछ में कहते हैं नहीं नहीं खाली लिख के नहीं करना, लिख के भी करना है, फिर हमारा फुला महकमा है वहां रजिस्टर्ड भी कराना है इसको। जैसे निकाह इज वन ऑफ द फॉर्म, निकाह रजिस्ट्रार आते हैं ना, और फिर वो रजिस्टर होता है, फिर नादरा में उसका रिकॉर्ड जाता है सारा कुछ। दिस इज अ टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जिसका रिटर्न होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसी तरह जब आप जाएंगे, अल्लाह खैर आफियत रखे, सीए कंप्लीट करके आर्टिकलशिप में जाएंगे,
तो हमारा ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका रिटर्न होना ज़रूरी है, उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। वो कहता है बाज़ दफ़ा क्या है, कोई एक ऐसा एग्रीमेंट है जो बाकी उसमें सारे बातें ठीक हैं, सिर्फ एक टेक्निकल गलती रहेगी, क्या हमने उसे लिखा नहीं या प्रॉपर जगह पर रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन गया है, अनएनफोर्सेबल। जब आप जज साहब के पास जाएंगे वो कहेंगे ओहो यार बात तो आपकी ठीक है लेकिन हम तो नहीं सुन सकते क्योंकि लिखा हुआ है कि आपने रजिस्टर कराना था। तो क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं करवाया इसलिए अब हम आपकी बात नहीं सुन सकते। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, a contract where both the parties have performed their respective promises। वही वाली बात, मैंने पैसे दे दिए, आपने गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफर कर दी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कहानी खत्म हो गई। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच समथिंग रिमेन्स टू बी डन, इट मे बी यूनिलैटरल और यूनिलैटरल मीन्स वन पार्टी का काम रहता है, दूसरे ने कर दिया, मैंने पैसे दे दिए आपने गाड़ी अभी ट्रांसफर नहीं किया। और बाइलैटरल का मतलब है ना मैंने अभी पैसे दिए ना आपने गाड़ी ट्रांसफर की। अगर कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी की तरफ से रहता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, और अगर एक बंदे ने काम पूरा कर दिया और दूसरे का रहता है, मसलन फर्ज कर लें आपने फीस पूरी जमा करवा दी कॉलेज को, हमने अभी अपने हिस्से की सर्विसेज देनी है जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यूनिलैटरल। लेकिन ना अभी आपने सारी फीस दी ना मैंने सारे लेक्चर पढ़ाए, बाइलैटरल। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसों का एक्सचेंज होना जरूरी नहीं है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो है कि मैंने प्रपोजल दी आपने एक्सेप्ट कर ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पैसों का टाइम फ्रेम अलग हो सकता है ना। जैसे हम एग्री करते हैं जब कोई प्लॉट खरीदते हैं, जब कोई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या कहते हैं यार अभी 2 लाख अभी ले लो, बाकी के 6 हफ्तों के बाद दूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, ठीक है ना। तो ये कहानी सारी समझ आ गई है, बस यहाँ तक ही आज करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं फिर आपको रोज़ाना याद करवा रहा हूँ, ये वही क्लास है जिसके शुरू में आपने मेरे साथ वादा किया था कि हम रोज़ का काम रोज़ कर लेंगे, ठीक है ना। और मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह आप क्लास में से जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आई हुई होगी। मैं, मेरा ख्याल है अपने वादे पे कायम हूँ, तो आपने भी कोशिश करनी है कि अपने पे कायम रहे। जी बेटा जी, वॉइड एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट था। वॉइड एग्रीमेंट तो था जो कि बिगिनिंग के वक्त ही गलत था। नहीं, नॉर्मली जो वॉइड एब इनिशियो होते हैं ना, वो फंडामेंटल फैक्ट हैं जो सारी दुनिया में वॉइड है, ठीक है ना। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।